हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीएनसी प्रोग्रामिंग की जो टर्निंग मशीन होती है उसके बारे में जानेंगे। उसकी जो प्रोग्रामिंग है, उसकी प्रोग्रामिंग से पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। उन बेसिक चीज़ों के बारे में हम नॉलेज लेंगे। सबसे पहले फुल फॉर्म ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन की फुल फॉर्म क्या है? सीएनसी मशीन की जो फुल फॉर्म है वह है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपसे किसी सीनियर ने या जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, वो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट करते हैं कि सीएनसी की फुल फॉर्म क्या है, तो आपने उनको बताना है कि सीएनसी की फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल। वर्ल्ड में, दुनिया में कोई भी मशीन जो कंप्यूटर से अटैच है, जो कंप्यूटर के थ्रू चलती है, उसको हम सीएनसी मशीन कह सकते हैं। जो सीएनसी मशीन है वो कंप्यूटर से ही अटैच होती है और कंप्यूटर के थ्रू कमांड देने के बाद ही वो काम करना स्टार्ट करती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ टर्निंग मशीन को ही हम सीएनसी कह सकते हैं। जैसे कि ईडीएम मशीन, वायर कट मशीन, वीएमसी मशीन, एचएमसी मशीन, ये सारी मशीनें सीएनसी मशीन में आ जाती हैं। अगर एक प्रिंटर है, वो प्रिंटर भी सीएनसी मशीन है, क्योंकि जब हम लैपटॉप से कोई कमांड देते हैं, प्रिंट देते हैं, तो प्रिंटर से वो बाहर आ जाता है। उसे भी कंप्यूटर से कमांड देनी पड़ रही है, वो भी एक सीएनसी मशीन ही है। सीएनसी मशीन इन्वेंटेड बाय जॉन टी पार्सन एंड फ्रैंक एल स्टालिन इन 1940। 1940 में जो सीएनसी मशीन बनी थी, वो ये दो साइंटिस्ट हैं, दो वैज्ञानिक हैं, जॉन टी पार्सन्स और फ्रैंक एल स्टर्न। इन दो साइंटिस्टों ने सीएनसी मशीन की खोज की थी, आज से 70-80 साल पहले। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर सीएनसी मशीन को आए हुए अभी सिर्फ 10 या 12 साल हुए हैं। बट ये सीएनसी मशीन आज से काफी देर पहले आ गई है। इसीलिए हम सबसे पहले जब एरोप्लेन्स या प्लेन्स या गाड़ियों के जो भी पार्ट्स बनाते थे जिनमें स्मूथिंग चाहिए होती थी, वो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। अब इंडिया में भी इतना स्कोप हो गया सीएनसी का कि हम यहाँ से चीजें बना के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। जो सबसे पहले सीएनसी मशीन बनी थी वो इंग्लैंड में बनी थी। उसके बाद आगे, व्हाट इज सीएनसी मशीन? सीएनसी मशीन क्या है? अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो, अगर वहां पे आपके सीनियर ने आपसे क्वेश्चन पुट किया कि सीएनसी मशीन क्या है, व्हाट इज सीएनसी मशीन, तो अगर हम डेफिनेशन उसकी देंगे फिर तो काफी लंबी डेफिनेशन बन जाती है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट में उसको डिफाइन करना है, तो आप उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: A machine which operates on numerical instructions given by the computer is known as CNC machine। इसका मतलब ये है, कंप्यूटर द्वारा अंकों का नियंत्रण करने वाली मशीन को हम सीएनसी मशीन कहते हैं। ये सारी मशीन सीएनसी मशीन ही है। ये जो लगा हुआ है ये इसका कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल में हम कमांड वगैरह देते हैं। और ये जो सारी हैं ये चीजें, ये मैकेनिकल के पार्ट्स हैं। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक का आपस में बहुत बड़ा एक कॉम्बिनेशन है। इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन होने के कारण ही सीएनसी मशीन डेवलप होती है। अगर कंट्रोल पैनल नहीं है तो सीएनसी मशीन का कोई काम नहीं है। अगर मैकेनिकल पार्ट्स इसके निकाले जाएं तो सीएनसी मशीन वर्क नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये है कि सीएनसी जो मशीन है वो इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल सिस्टम से बाउंडिंग रखती है। दोनों का आपस में बहुत बड़ा एक रिलेशन है। ठीक है जी। उसके बाद आगे, मेन कंपोनेंट्स एंड एसेसरीज ऑफ सीएनसी ट्रेनिंग सेंटर। मेन कंपोनेंट एंड एसेसरीज ऑफ सीएनसी टर्निंग सेंटर। जो सीएनसी मशीन है, जो टर्निंग मशीन है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहले, लेथ चक। जो लेथ चक है, चक इज यूज टू क्लैंप द जॉब। चक का इस्तेमाल हम अपनी जॉब को कसने के लिए करते हैं। जो ये चीज आपको दिख रही है, ये चक है। यहाँ पर हम जॉब को लगाते हैं और नीचे जो पैडल होते हैं, उस पैडल को अगर आप प्रेस करोगे तो आपका जो चक है वो ओपन हो जाएगा। और जब पैडल से आप पैर हटाओगे
तो ये क्लम्प हो जाएगा और जो आपकी जॉब है उसको पकड़ मिल जाएगी, आपकी जॉब उसमें कसी जाएगी। इसलिए चक इज यूज टू क्लैंप द जॉब। क्लैंप का मतलब होता है कसना। जो क्लैंप है ये सीएनसी की एक लैंग्वेज है, बट अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो क्लैंप का मतलब होता है कसना या उसको पकड़ना। उसके बाद आगे, चक कितनी तरह के होते हैं? काइंड्स ऑफ चक: 3 जॉ चक, 4 जॉ चक, 6 जॉ चक और 8 जॉ चक। सबसे ऊपर की जो लाइन है उसमें इसमें 1 2 3 ये जो चक है वो 3 जॉ है। जॉ हम सीएनसी की लैंग्वेज में बोलते हैं, अगर हम हिंदी में बोलें तो इनको हम गुटके बोलते हैं। 1 2 3 ये 3 गुटके वाला चक है। ये दूसरा जो है वो 4 गुटके वाला चक है। तीसरा जो है वो 6 गुटके वाला चक है। चौथा जो है वो 8 गुटके वाला चक है। जो हमने ये चक लेना है ये भी हमने अकॉर्डिंग टू जॉब लेना है। आपके पास जिस तरह की जॉब है आपने उस तरह का चक इस्तेमाल करना है। अगर मान के चलिए आपके पास राउंड जॉब आ गई, आपके पास जो जॉब है वो गोल है, तो उसके लिए हम 3 जॉ चक यूज करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास चौरस पीस आ जाता है, तो चौरस पीस को अगर हमने बनाना है तो उसके लिए जो चक चाहिए उसको पकड़ भी चारों तरफ से चाहिए, उसके लिए हमने 4 जॉ चक यूज करना। कई बार क्या होता है कि आपने बोल्ट का हेड देखा होगा, उसके 6 एज होते हैं, 6 किनारे होते हैं, उसके लिए हम 6 जॉ चक यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपकी जॉब जिस तरह की है उस तरह का आप चक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आगे, 3 टाइप्स ऑफ क्लम्पिंग मेथड। जो हमारी जॉब है, जॉब को क्लम्प करने के 3 तरीके, जॉब को कसने के 3 तरीके। सीएनसी की जो लैंग्वेज है, जो सीएनसी की भाषा है, उसमें हम जो जॉब है, जॉब हम किसको बोलते हैं? जिसकी हमने कटिंग करनी है, जो रॉ मटेरियल है, जो आपका पीस अभी बना नहीं है, जो तैयार नहीं हुआ है, जिसकी आपने कटिंग करनी है, उसको हम रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं और जॉब भी कह सकते हैं। जब वो बन के तैयार हो जाती है तो उसको हम कॉम्पोनेंट कहते हैं। मतलब आपका जो पीस है उसमें फिनिशिंग आ गई, वो कंप्लीट हो गया, वो कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी। 3 टाइप्स ऑफ क्लम्पिंग मेथड। जॉब को जो क्लम्प करने के या कसने के 3 तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला मैनुअल क्लम्पिंग। मैनुअल क्लम्पिंग क्या है? मैनुअल क्लम्पिंग में हम क्या करते हैं, जैसे पहले आम खराद की मशीनें होती थी, आम खराद की मशीनों में हम क्या करते थे, हाथों से कसते थे। उसमें क्या करोगे आप, एक तरफ से चाबी से कस दिया, फिर दूसरी तरफ से, फिर तीसरी तरफ से। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल आ गई हाइड्रोलिक क्लम्पिंग। हाइड्रोलिक क्लम्पिंग में क्या होता है, नीचे पैडल लगा होता है, उस पैडल को जब आप प्रेस करते हो तो आपका जो चक है, वो चक है वो ओपन हो जाता है। जब आप उसमें जॉब डालोगे और पैडल से पैर हटाओगे तो आपकी जो जॉब है वो क्लम्प हो जाएगी, कसी जाएगी। जो हाइड्रोलिक क्लम्पिंग होती है उसको हम ग्रीस सिस्टम भी बोल देते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम भी बोलते हैं, फ्लूइड सिस्टम भी बोल देते हैं। जैसे लाइक एज मोटरसाइकिल की जो फ्लूइड सिस्टम ब्रेक होती है, ग्रीस ब्रेक होती है जिससे ब्रेक लगती है, सेम वही चीज है, इसका मेथड थोड़ा सा अलग है। उसके बाद तीसरा तीसरा होता है न्यूमेटिकल क्लम्पिंग। न्यूमेटिकल क्लम्पिंग क्या है? नाइट्रोजन का प्रेशर, हवा का प्रेशर। वैसे तो नॉर्मली हाइड्रोलिक क्लम्पिंग यूज की जाती है, जैसे ऑटो पार्ट, ट्रैक्टर पार्ट, साइकिल पार्ट, पिस्टन वगैरह। बट कई बार क्या होता है कि रेलवे के पार्ट्स आ जाते हैं, तो जो रेलवे के पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी हैवी पार्ट्स होते हैं। अगर हम रेलवे का एक चक्का, उसकी अगर बात करें तो काफ़ी हैवी होता है, उसको आप पकड़ के चक के अंदर नहीं डाल सकते, काफ़ी हैवी है, उसके लिए हम रोबोट यूज करते हैं। अगर वो पार्ट इतना हैवी है जिसके लिए हम रोबोट यूज कर रहे हैं तो उसको कसने के लिए, क्लम्प करने के लिए भी काफ़ी हैवी क्लम्पिंग चाहिए, ताकि हमारी जो जॉब है वो खुल के बाहर ना गिरे, उसमें अटैच रहे। तो उसके लिए हम न्यूमेटिकल क्लम्पिंग यूज करते हैं। न्यूमेटिकल क्लम्पिंग जो होती है, नाइट्रोजन का एक प्रेशर होता है जो काफी हैवी प्रेशर होता है, जो उस हैवी जॉब को खुलने नहीं देगा। इसलिए हम नाइट्रोजन का जो प्रेशर वाला क्लम्पिंग होता है उसको हम ज्यादा बड़े पार्ट्स के लिए यूज करते हैं, जैसे एरोप्लेन के पार्ट्स हो गए, ट्रैक्टर के बड़े बड़े पार्ट्स हो गए, और जो रेलवे के चक्के वगैरह होते हैं, रेलवे के बड़े पार्ट्स, उनके लिए हम न्यूमेटिकल क्लम्पिंग यूज करते हैं। बट मोस्टली जो होती है वो हाइड्रोलिक क्लम्पिंग यूज की जाती है। उसके बाद आगे, स्टडी रेस्ट। स्टडी रेस्ट क्या है? वी कैन सपोर्ट टू लेंथी जॉब फ्रॉम सेंटर विथ यूजिंग दिस कंपोनेंट। इसके इस्तेमाल से हम ज्यादा लंबी जॉब को सेंटर से सपोर्ट दे सकते हैं।
अब देखिए, अगर आपकी जॉब काफी लंबी है तो एक हिस्सा जो होता है जॉब का, पीस का, उसको तो हम चेक के अंदर रखेंगे, और जो दूसरा हिस्सा होगा वो स्टार्टिंग से टेल स्टॉक से अटैच रहेगा। बट जब आप कटिंग करोगे तो आपकी जॉब सेंटर से ऊपर नीचे मूव कर सकती है, जिससे क्या होता है, हमारी जो कटिंग होती है वो प्रॉपर नहीं होती, कहीं से डाया आपका कम होगा और कहीं से आपका डाया ज्यादा होगा। इसलिए हमने सेंटर से एक कंपोनेंट यूज करना है जिसको हम स्टेडी रेस्ट बोलते हैं। अगर आप उसको सेंटर से लगा दोगे, इससे आपकी जॉब मूव नहीं करेगी, अटैच हो जाएगी। मान के चलिए आपने 50 mm तक कटिंग करनी है, तो 50 mm से थोड़ा सा आगे आप स्टेडी रेस्ट को लगा सकते हो, जिससे आपकी 50 mm की कटिंग प्रॉपर सही से हो जाएगी। अगर आपने 50 mm से आगे कटिंग करनी है तो स्टेडी रेस्ट को थोड़ा सा पीछे रख सकते हैं, उसके बाद आगे आप कंटिन्यू कटिंग कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि आपकी जॉब में जो डाया और लेंथ होगी उसमें टॉलरेंस बहुत कम आएगी, वो प्रॉपर कटिंग करेगा, जिससे आपका डाया कम ज्यादा होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। इसलिए इसके इस्तेमाल से हम ज्यादा लंबी जॉब को सेंटर से सपोर्ट दे सकते हैं। जो ये सबसे ऊपर है, ये काफी बड़ी मशीन का दिखाया गया है, बट नॉर्मली जो चलते हैं मोस्टली स्टेडी रेस्ट, ये छोटे छोटे यूज किए जाते हैं। उसके बाद आगे टेल स्टॉक। टेल स्टॉक क्या है? वी कैन यूज दिस टू सपोर्ट जॉब फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। इसका इस्तेमाल हम हर जॉब को सिरे से सपोर्ट देने के लिए करते हैं। ये हमारा टेल स्टॉक है। जब हम किसी भी जॉब की कटिंग करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट से हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से ये टेल स्टॉक अटैच कर देते हैं। एक हिस्सा हमारा चक के अंदर है, जॉब का एक सिरा चक के अंदर लगा हुआ है और दूसरा सिरा स्टार्टिंग पॉइंट से टेल स्टॉक ने उसको अटैच कर रखा है। इससे क्या होता है, हमारी जॉब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों से मूव नहीं करेगी, एक्चुअल उसकी कटिंग होगी प्रॉपर। ये जो हमारा टेल स्टॉक होता है ये भी हाइड्रोलिक होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम से ये आगे पीछे स्लाइड करता है। हाइड्रोलिक का नीचे पैडल भी लगा होता है और एक बटन भी लगा होता है। अब उस बटन को प्रेस करोगे तो आपका टेल स्टॉक एक्टिवेट होकर सेंटर में आ जाएगा, दोबारा प्रेस करोगे तो डीएक्टिवेट होके बैक साइड आ जाएगा। अगर हमने छोटा टेल स्टॉक फिट करना है तो छोटा कर सकते हैं, अगर बड़ा टेल स्टॉक फिट करना है तो ये हैंडल है, इसको घुमा के खोल के छोटा या बड़ा टेल स्टॉक फिट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह के आपके पास जॉब है उस तरह का हम टेल स्टॉक यूज कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली जो टेल स्टॉक है हर जॉब में यूज किया जाता है, बट कई बार क्या होता है, हमने अगर सेंटर में ड्रिल मारना होता है तो वहां पर क्या होगा, अगर आप सेंटर में टेल स्टॉक लगाओगे तो आपका ड्रिल का टूल अंदर नहीं जाएगा, कटिंग नहीं करेगा। इसलिए हम जो टेल स्टॉक है उसको सेंटर से थोड़ा सा ऊपर जाके अटैच करते हैं, बाकी नॉर्मली उसकी कटिंग सेम की जाती है। उसके बाद आगे टूल टरट। टूल टरट क्या है? इसमें हम टूल अटैच करते हैं। दिस टूल इज लुकिंग लाइक एज ए चक, वी कैन अटैच मिनिमम 1 and maximum 12 टूल्स ऑन टूल टरट। टूल टरट में हम टूल कसते हैं, इसमें हम कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 12 टूल बांध सकते हैं। ये जो टूल टरट है इसमें हम टूल अटैच करते हैं, टूल लगाते हैं जिन टूल से हमने कटिंग करनी है। इसके नीचे तांबे की पत्तियां लगी होती हैं हर टूल के ऊपर, जिसमें नंबर लगे होते हैं, 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। मान के चलिए आपने एक ड्रिलिंग का टूल है, वो 7 नंबर पर लगा रखा है और आपने उसको 1 नंबर पर लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, T0701 जो हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें वैल्यू देंगे T0701। इससे क्या होगा, जो 7वां टूल है, 7वीं पोजीशन है, वो 1 नंबर पर आके कटिंग करनी स्टार्ट कर देगा। जरूरी नहीं है कि आपने 7 नंबर पर रखा है तो 7 पे चलेगा, या 8 पर रखा है तो 8 पे चलेगा। प्रोग्राम में आप जो वैल्यू दोगे इसकी, या जिस पोजीशन को उसको लेके आना चाहते हो उस पर ला सकते हो। जो पहला T01 होता है वो होता है पोजीशन नंबर, दूसरा जो 01 होता है वो किस नंबर पर आपको चाहिए। अगर मान के चलिए आपके पास बोरिंग का टूल है 9 नंबर पे, आपने बोरिंग दूसरे नंबर पे करनी है, तो आप प्रोग्राम में वैल्यू दोगे T0902। इससे आपका जो 9वां टूल है वो घूम के टर्रेट घूमेगी और 9वां टूल 2 नंबर पर आके बोरिंग करनी स्टार्ट कर देगा। इसमें लिखा हुआ है कि हम कम से कम एक टूल ले सकते हैं। अब क्या होता है कि जो सीएनसी मशीन है वो मिनिमम एक टूल वाली भी आती है, जिसको हम लीनियर टूल वाली मशीन बोलते हैं। अगर किसी कंपनी का काम सिर्फ ड्रिल करने का है, वो कंपनी सिर्फ ड्रिल करती है और कोई ऑपरेशन नहीं करती, तो वो एक ऐसी मशीन लेगी जिसमें एक सिंगल टूल लगे। वो मशीन जो होती है लीनियर टूल वाली, वो सस्ती भी होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसके टूल बढ़ते हैं, 2 टूल, 4 टूल, 6 टूल, उस टाइप से उसका साइज भी बढ़ता है, डाया भी बढ़ता है, लेंथ भी बढ़ेगी,
मशीन का साइज बढ़ेगा तो उसका रेट भी बढ़ेगा। मिनिमम अगर हम बात करें तो सीएनसी मशीन का जो रेट है वो 10 लाख से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे उसका साइज डाया वगैरह बढ़ता है उस हिसाब से उसका रेट भी बढ़ता है। कहने का मतलब ये है, आप जो सीएनसी मशीन यूज कर रहे हो वो कम से कम लीनियर टूल वाली भी हो सकती है और मल्टी टूल्स वाली भी हो सकती है। अगर आप सिंगल टूल वाली मशीन ले रहे हो तो एक बार में आप एक ही टूल यूज कर सकते हो। अगर ड्रिलिंग करनी है तो ड्रिलिंग कर सकते हो। अगर आपने उसमें बोरिंग करनी है तो ड्रिलिंग का टूल खोल के बोरिंग का लगाना पड़ेगा, फिर बोरिंग होगी। अगर आपके पास 12 टूल वाली मशीन है तो आप 12 टूल एक साथ लगा सकते हो। सिर्फ आपने प्रोग्राम में वैल्यू देनी है, उसके अकॉर्डिंग टूल बार बार चेंज होते जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक कटिंग करता जाएगा। ये जो टरट है इसको हम एटीसी भी बोल देते हैं। एटीसी की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टूल चेंजर। अगर हम पहले आम खराद पे काम करते थे, उसमें एक टूल लगाते थे ड्रिलिंग, उसके बाद उसको खोल के बोरिंग का लगाते थे, फिर थ्रेडिंग का, फिर ग्रूविंग का, इसमें अलग अलग टूल लगाते थे हम पहले जब हम खराद पे काम करते थे। लेकिन सीएनसी में क्या हो गया, एक बार आप सारे टूल अटैच कर दो, उसके बाद प्रोग्राम में जिस हिसाब से आप वैल्यू दोगे उस हिसाब से वो कटिंग करता जाएगा। बस आपको एक बार टूल लगाने की जरूरत है, उसके बाद वो कंटिन्यू कटिंग करता जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आगे इंसर्ट। इंसर्ट क्या है? इंसर्ट मीन्स टूल, वी शैल यूज दिस फॉर ऑपरेशन। इंसर्ट को हम टूल भी कह सकते हैं, इनका इस्तेमाल हम कटिंग करने के लिए करते हैं। अगर हम सिंपली बात करें साधारण तौर पे, तो जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में ये जो टूल हैं इनको बिट बोलते हैं। जो बिट होती है, बिट का इस्तेमाल हम कटिंग करने के लिए करते हैं, बट आपने सीएनसी के लैंग्वेज में इसको इंसर्ट बोलना है। जैसे ये आरएनएमजी है, वीसीएमटी है, एससीएमटी है, टीएनएमजी है, वीसीएमटी है, डब्ल्यूएनएमजी है, कई तरह की इंसर्टें होती हैं। उन इंसर्टों के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा जब हम आगे आपकी टूलिंग की क्लास लेंगे। उस टूलिंग की क्लास में आपको हर टूल के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इंसर्ट का मतलब टूल होता है, इनका इस्तेमाल हम कटिंग करने के लिए करते हैं। अगर आपने प्रोग्राम सारा बना दिया, जब तक आप टूल नहीं लगाओगे, इंसर्ट नहीं लगाओगे, तब तक आप किसी भी जॉब की, किसी भी पीस की कटिंग नहीं कर सकते। उसके बाद आगे अभी हम सीएनसी इंसर्ट के बारे में बात कर रहे थे, मैं आपको एक दो इंसर्ट के बारे में बता देता हूँ। CCMT 120408, जो स्टार्टिंग के 4 डिजिट होते हैं CCMT, इनको हम बोलते हैं ग्रेड। 120408 जो है ये होता है साइज। स्टार्टिंग का अगर C आ गया किसी भी इंसर्ट में तो C का मतलब होता है इंसर्ट शेप। इंसर्ट की जो शेप है वो 80 डिग्री है। किसी भी इंसर्ट में अगर C आ गया स्टार्टिंग में, इसका मतलब जो इंसर्ट की शेप होगी वो 80 डिग्री। दूसरा C आ गया क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल का मतलब होता है अगर हम किसी टूल को साइड से देखते हैं, किसी इंसर्ट को साइड से देखते हैं, तो वो कितना डिग्री टेढ़ी हो रही है, कितनी डिग्री वो एंगल में जा रही है। अगर दूसरे नंबर पर सी आ गया किसी भी ग्रेड में, इसका मतलब वो 7 डिग्री क्लियरेंस एंगल में रोटेशन में जा रही है। तीसरा नंबर पर एम होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है कि किसी कंपनी ने अगर आपको कोई पीस दिया है बनाने के लिए, तो वो चाहती है कि मेरा पीस प्रॉपर साइज में बने। जरूरी नहीं है कि प्रॉपर साइज बनेगा, कम ज्यादा जरूर हो सकता है, बट वो कितना कम ज्यादा हो सकता है वो साइज कंपनी डिसाइड करती है। एज एग्जाम्पल कंपनी ने बोला कि हमको जो साइज चाहिए इसका 50 से 25 चाहिए, तो 0.05 से लेके 0.25 तक वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो आपका जो पीस और रिजेक्शन में जाएगा, इससे अगर कम है तो भी रिजेक्शन में। ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं बर्दाश्त करने की एक हद। इसके अंदर अंदर आपने उसको मेंटेन करके रखना है। उसके बाद चौथे नंबर पे है टी। टी का मतलब होता है साइड चिप्स ज्योमेट्री। साइड चिप्स ब्रेकर ज्योमेट्री। जो हम टी के अकॉर्डिंग टूल लेते हैं, जिन टूल में, जिन इंसर्ट में लास्ट में टी आता है ग्रेड, इसका मतलब होता है कि वो इंसर्ट एक तरफ से ही यूज होती है, वो दोनों तरफ से यूज नहीं होगी। अगर एक तरफ से यूज हो रही है तो उसके दो एज हम यूज कर सकते हैं, अगर एक खराब हो गया तो दूसरा एज। चिप्स ब्रेकर का मतलब होता है चिप्स तोड़ने वाला। ज्योमेट्री का मतलब डिजाइन, जो इंसर्ट के ऊपर डिजाइन सा बना होता है वो हमारी जो चिप्स निकलती है साथ ही साथ उसको तोड़ता रहता है। ये तो थे सारे ग्रेड। उसके बाद आगे साइज आ गई 120408। पहले जो 2 डिजिट है 12, इसका मतलब है एज टू एज लेंथ। किसी भी इंसर्ट की एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक जो लेंथ होती है उसको हम ये 12 पहले 2 डिजिट में डिफाइन करते हैं। उसके बाद 04,
दूसरे 2 डिजिट जो है 04 उनको हम लिखते हैं थिकनेस, कि आपकी जो इंसर्ट है उसकी मोटाई कितनी है, उसको हम बोलते हैं थिकनेस। आगे 08 है इसका कॉर्नर रेडियस, हमारी जो इंसर्ट होती है उसका जो कॉर्नर रेडियस है वो है 0.8। 0.8 के अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम जो टूल है उतने का कट लगा सकते हैं, मैक्सिमम 0.8 का कट लगा सकते हैं। ये जो इंसर्ट है मित्सुबिशी, ये इंसर्ट भी चेंज है, उसका ग्रेड भी चेंज है, जो आपको पिछले इंसर्ट में बताया था सेम उसी हिसाब से इसके ग्रेड और साइज है। ये इंसर्ट का कॉर्नर रेडियस होता है, जितना पतला आप कॉर्नर रेडियस लोगे उतनी बढ़िया फिनिशिंग आएगी, जितना मोटा कॉर्नर रेडियस लोगे उतनी रफ कटिंग हम कर सकते हैं। उसके बाद ये मशीन की प्रॉपर सेटिंग है, स्टेप बाय स्टेप आगे हम इस सेटिंग के बारे में आपको बताएंगे। ये हमारे सीएनसी मशीन के सारे ऑपरेशंस हैं, जितने भी ऑपरेशंस हैं ये सारे आपके सिलेबस में कंप्लीट करवाए जाएंगे। जब आप सीएनसी कंप्लीट करते हो, जो भी ऑपरेशन आप करते हो, उसके बाद आपको पीस किस तरह का दिखाई देगा इसमें शो कर रखा है। ये ड्रिलिंग है, ड्रिल के बाद टैप है, फिर कॉपी टर्निंग, कॉपी एंड टेपर, ग्रूविंग, एक्सटर्नल ग्रूविंग, फेस ग्रूविंग, हर तरह के ये ऑपरेशन यहाँ पे